chairperson and of this seminar and president of all Bodo Student Union, Pramod Bodoji, distinguished resource persons present here, and leaders of APSU, and also delegates from many parts of the state present here. हिंदी में बोलूँगा, तो बोडो तो मुझे आता नहीं है, हिंदी भी थोड़ा सा ही आता है, इतना फ्लुएंट भी नहीं हूँ। दिल्ली में काफ़ी साल रह चुका हूँ, लेकिन हिंदी सीख नहीं पाया हिंदुस्तानी की तरह, फिर भी चल जाएगा। तो आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, बहुत खुश हूँ आज आपके बीच में आके कुछ सीखने को मिला और मिल रहा है, और कुछ बोलने का भी मौका मिल रहा है। ट्राइबल्स जो है भारत में, जैसे कि काकलाड़ी साहब ने बताया, बरगेरी साहब ने भी बताया, ट्राइबल्स और फॉरेस्ट में देयर इज ए नेचुरल रिलेशनशिप, वो साथ में ही रहता है फॉर सेंचुरीज। फॉरेस्ट और ट्राइबल एक ही है, इस जमाने से इसे चल रहा है। और फॉरेस्ट को कंजर्व बचाया है ट्राइबल लोगों ने। फॉरेस्ट कहाँ पे नहीं है अभी? टाउन में नहीं है। टाउन में कौन रहता है? नॉन ट्राइबल्स लोग ज्यादा रहता है। नॉन ट्राइबल लोग जहाँ पे रहता है वहाँ पे फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो जाता है, मतलब फॉरेस्ट एरिया कम होते जाते हैं। ट्राइबल जहाँ पे रहता है उसमें अभी तक फॉरेस्ट एरिया काफी है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत फॉरेस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है। नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट एरिया बहुत है, और मेनलैंड इंडिया में भी जहाँ पे ट्राइबल है वहाँ पे भी अभी तक फॉरेस्ट एरिया बहुत है। लेकिन अभी जो ट्राइबल लोग जो फॉरेस्ट के साथ रहता है, फॉरेस्ट में रहता है और फॉरेस्ट को बचाता है, कंजर्व करता है, ये ट्राइबल लोग अभी इलीगल एनक्रोचर्स हो गए। जैसे हम सुनते आ रहे हैं, एक प्रैक्टिस हो गया, हम इलीगल है फॉरेस्ट में। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो ऑफिसर्स है ना, ये कॉलोनियल माइंडसेट है। अभी तक गया नहीं, भारत तो स्वाधीन हो गया 47 में, लेकिन जो कॉलोनियल जो माइंडसेट है ये अभी तक है हमारे मन में। क्योंकि ब्रिटिश ने जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में लाया, सारे फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी बना दिया, ताकि वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है टिम्बर एक्सट्रैक्ट करके वो कमर्शियलाइजेशन कर सके, प्रॉफिट के लिए किया उन्होंने। और जो रेलवे लाइंस भी किसने लाया? ब्रिटिश ने। क्योंकि ताकि वो आसानी से ये रिसोर्सेज दूर से, रिमोट एरिया से लाके उनका प्रॉफिट हो सके। ये एक कारण था जो रेलवे बनाया। जब भारत स्वाधीन हुआ उसके बाद ये एक्ट अभी भी इन लेटर एंड स्पिरिट चल रहा है। ये जो वाइल्ड लाइफ एक्ट आया है, और एक आया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। जब ये एक्ट आया, सडनली रातों रात जो ट्राइबल्स फॉरेस्ट में रहता है वो इलीगल बन गया है। तो ट्राइबल लोग पूछता है कौन पहले आया फॉरेस्ट में? ये लॉ आया है या हम आए? हम तो पहले से ही था, लॉ तो अभी आया है ना, तो हम कैसे इलीगल बन सकता है? इसका मतलब ये लॉ ही इलीगल है, लॉ ही हमारे लिए एंटी ट्राइबल है। क्योंकि ट्राइबल तो सदियों से है फॉरेस्ट में। सडनली सरकार ने एक लॉ बनाया कि आप लोग जो ट्राइबल है, जो फॉरेस्ट में रहता है, वो इलीगल है। तो लॉ ही गलत है। जितने भी लॉ है फॉरेस्ट रिलेटेड या वाइल्ड लाइफ रिलेटेड, वो एंटी ट्राइबल है और एंटी फॉरेस्ट ड्वेलर्स है। इसलिए बहुत सालों के स्ट्रगल के बाद हमारे जैसे एनजीओ
लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल जो सिविल सोसाइटी का मूवमेंट है उसे चलते भारत सरकार ने एक आइन, एक लॉ लेके आया है जिसका नाम है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में लाया है, ताकि जो हिस्टोरिकल जो इनजस्टिस होते जा रहा है ट्राइबल के ऊपर वो खत्म हो जाए। तो इंग्लिश में इसलिए वो एक्ट में ही है, टू अनडू द हिस्टोरिकल इनजस्टिस। ये लॉ इसलिए लाया है ताकि जो इनजस्टिस ट्राइबल के ऊपर हुआ है, जो एट्रोसिटीज हुआ है, जो एविक्शन हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये खत्म हो जाए। लेकिन हुआ क्या? हुआ नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, लॉ तो अच्छा है, सारे ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है ये बहुत अच्छा लॉ है, लेकिन क्योंकि ट्राइबल एज ए होल डिसएम्पावर्ड है, मतलब हमारे पास इतना जानकारी भी नहीं होता लीगल इश्यूज के बारे में, और हम इतना एक्सपर्ट भी नहीं है, एजुकेशन भी कम है हमारे ट्राइबल कम्युनिटी में। तो ये एक्ट, ये लॉ को ही हमारे ऊपर ढाल देते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी इस साल कहा कि जितने भी ट्राइबल और फॉरेस्ट ड्वेलर्स है जिसका क्लेम रिजेक्ट हो चुका है उसको भगाओ, एविक्ट करो, ऐसा डायरेक्शन दिया था 13 फरवरी को। और 10 लाख 12 लाख ऐसे अफेक्टेड है। लेकिन न्यूज में आया है कि अगर सारे स्टेट्स को कंबाइन किया जाए तो अराउंड 20 लाख ट्राइबल और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को एविक्शन होने जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसा हो गया डायरेक्शन दिया? क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पूरा वन साइडेड था, एक साइडेड था। जो पिटिशनर्स था ये काफी सारे केस किया था, पिटिशन किया था, बहुत सारे लोगों ने उसको क्लब करके एक पिटिशन बनाया। उसमें जो पिटिशनर था वो एनजीओ भी था और रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर्स ये भी थे। तो ये सारे पिटिशन को एक क्लब करके एक पिटिशन बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, और हियरिंग हुआ। हियरिंग में एक तोहफा हो गया, एक साइडेड। जो पिटिशनर्स है वो पूरा जोश लेके उनका लॉयर आर्ग्यू करता है कोर्ट में, और जो डिफेंडेंट है, मतलब हम जो है ट्राइबल के लिए जो लॉ को डिफेंड करना चाहिए, उनका वकील या तो एब्सेंट रहता है हियरिंग में या तो कुछ बोलता ही नहीं। ऐसा न्यूज में भी छापा है। जो सरकार का जो वकील है वो डिफेंड ही नहीं करता ये लॉ को कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये लॉ को डिफेंड नहीं करता है। और स्टेट्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने रेस्पॉन्स देने के लिए कहा था, और बहुत सारे स्टेट्स तो रेस्पॉन्स दिया नहीं, असम भी उसमें से एक है, रेस्पॉन्स दिया नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 फाइन इम्पोज किया, 50,000 जिसने एफिडेविट फाइल नहीं किया। तो एफिडेविट में रेस्पॉन्स था, मतलब कितने लोग को टाइटल मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला है, और इसका प्रोसेस क्या है। तो ये डाटा दिया नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, असम ने भी नहीं दिया, इसलिए न्यूज में आया था 50,000 सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोज कर दिया पेनल्टी। इसका मतलब यह है कि हमारे हक में कहने वाला कोर्ट में भी नहीं है, सरकार खुद डिफेंड नहीं करता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो जज ऑर्डर आया है ऐसा आया था। लेकिन जब ऑर्डर आया 13 फरवरी को, जो ट्राइबल संगठन है इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया मेनलैंड इंडिया में ज्यादातर। जब प्रोटेस्ट शुरू कर दिया तभी मतलब नींद से जग गया सरकार, अरे इलेक्शन तो है सामने, तो इतना सारे ट्राइबल अगर हमारे अपोज में जाएंगे तो इलेक्शन का रिजल्ट भी कुछ होगा, इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए इमरजेंसी मीटिंग बुला के तुरंत एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में, तो भी जाके स्टे ऑर्डर मिला। तो सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख फरवरी मेरे ख्याल से 15 दिन के बाद स्टे कर दिया। फिलहाल तो स्टे है, स्टे मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया, स्टे मतलब अभी तक तो एविक्शन नहीं होगा टिल फर्दर ऑर्डर्स। और मैं देख रहा हूँ ये जो है कागज, ये वही केस है
वही केस है ये। और इसमें दिया है, तो असम गवर्नमेंट ने इसमें डायरेक्शन दिया है जितने भी डीएफओ है उसको कि रिपोर्ट भेजना है, कितने टाइटल्स इशू किया, कितने रिजेक्ट हुए, और जो रिजेक्ट हो गया उसके साथ क्या करना है, क्या एक्शन लेने के लिए सोच रहा है। तो ये रिपोर्ट डीएफओ को असम गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये इसका मतलब जो ये शॉट है ना हमारे ऊपर सिर के ऊपर, वो भी अभी भी है, खतरा अभी भी गया नहीं, इसलिए इसके ऊपर भी बैठ के ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन और जितना भी ट्राइबल संगठन है ये सोचना चाहिए, एक कंसर्टेड एफर्ट्स लगा के कैसे सरकार को प्रेशर दी जाए ताकि वो स्ट्रांगली कोर्ट में जाके बोले, क्योंकि हम तो जा नहीं सकते, हम तो डिपेंडेंट रेस्पोंडेंट भी नहीं है, तो हम जो साधारण जो ट्राइबल है वो जाके सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकते। तो हमारे फेवर में जो रेस्पोंडेंट है स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वकील है उसको बोलना पड़ेगा, कोर्ट में जाके समझाना पड़ेगा कि मैटर क्या है, एक्चुअली लीगल मैटर्स क्या है। जो ये एफआरए है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इसमें कहीं पे भी लिखा नहीं है कि अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो आपको एविक्शन ऑटोमेटिक एविक्शन हो जाएगा आपका, इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये बात लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने बोला नहीं। ये तो जब एविक्शन ऑर्डर आया तो भी एनजीओ लोग इसको सामने लाया कि ये जो एक्ट है ये ट्राइबलों को और जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स है इनको प्रोटेक्शन देने के लिए, एविक्शन करने के लिए नहीं। ये एक्ट अप्लाई करके ट्राइबल लोगों को एविक्शन नहीं कर सकते, ये तो प्रोटेक्ट उनको हक देने के लिए, उनका जो फॉरेस्ट राइट्स है, फॉरेस्ट में जो लैंड राइट्स है उसका ऑक्यूपेंसी राइट्स है रहने के लिए, वो अधिकार ये एक्ट देता है। ये एक्ट उनको भगाने के लिए नहीं बना है। तो एनजीओ क्योंकि ऐसे जो हम बैठे हुए हैं क्योंकि एक्टिव है, और ऐसे एनजीओ आपसू के जैसे एनजीओ एक्टिव है, इसलिए हम ट्राइबल लोग को थोड़ा सा मदद मिल रहा है, थोड़ा सा हमारे राइट्स प्रोटेक्टेड है। और हम भी दिल्ली में हमारे संगठन जो है एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स, हम नेशनल लेवल पे काम करते हैं, पॉलिसी लेवल पे काम करते हैं। जो सरकार पॉलिसी बनाते हैं, जैसे काकलाड़ी साहब ने कहा एक ड्राफ्ट एक पॉलिसी आ रहा है इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी, एक ड्राफ्ट बनाया सरकार ने, उस ड्राफ्ट तो पूरा बेकार है, पूरा एंटी ट्राइबल है। अभी एग्जिस्टिंग जो लॉ है, ड्राफ्ट रूल्स है फॉरेस्ट के ऊपर, जो पॉलिसी है इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है, उसमें बहुत सारे ट्राइबल और इंडिजिनियस पीपल्स को अधिकार दिया है। उसमें पूरा 2-3 क्लॉज एक्सक्लूसिवली ट्राइबलों का है, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है क्या क्या अधिकार ट्राइबलों को मिल सकता है। लेकिन ये जो ड्राफ्ट लेके आ रहा है सरकार, ये लेके आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जो एनवायरनमेंट फॉरेस्ट है उसका ड्राफ्ट है, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने भी खुद ऑब्जेक्ट किया। ये तो पूरा ट्राइबल है, इसको ऑब्जेक्ट में करता हूँ, इसे उन्होंने लिखा, और ट्राइबल एनजीओ जितना भी है वो भी ऑपोज कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। इसलिए मेनली अपोज कौन करता है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो ऑफिसर्स है, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, अभी तो नाम बदल गया है, कुछ क्लाइमेट चेंज भी आ गया इसमें, ये अपोज करता है। ये पूरा एंटी ट्राइबलों को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, इसका नोडल एजेंसी है तो फॉरेस्ट राइट्स, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होना चाहिए या फॉरेस्ट मिनिस्ट्री होना चाहिए इसका नोडल एजेंसी, लेकिन नोडल एजेंसी बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, क्योंकि फॉरेस्ट जो मिनिस्ट्री है वो एंटी ट्राइबल है, और उसको दिया जाए नोडल एजेंसी तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए
मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स को नोडल एजेंसी बनाया नेशनल लेवल पे। अभी जो प्रोसेस है, कैसे मिलना है टाइटल्स, कैसे क्लेम कैसे फाइल करना है, ये तो ऑलरेडी मेरे पहले डिटेल में बताया। ऐसा है, इस एक्ट में जो डीएफओ है, रेंजर है, कोई भी फॉरेस्ट जितना भी बड़ा हो, उसका कोई इसमें पावर नहीं है रिजेक्ट करने का। सारे पावर एक्चुअली अगर हम ठीक से देखें तो ग्राम सभा को दिया गया है फुल अथॉरिटी, सेक्शन 6 मेरा ख्याल फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का सेक्शन 6 में, और रूल्स भी है, रूल्स में भी डिटेल्स में दिया गया है, रूल नंबर 11 ऐसे। तो ग्राम सभा ही मोस्ट पावरफुल बॉडी है इस एक्ट में। और ग्राम सभा एक कमेटी बनेगा, फॉरेस्ट राइट्स कमेटी, और जो क्लेमेंट है वो फॉरेस्ट राइट्स कमेटी में क्लेम सबमिट करेगा। उसका एक फॉर्म होता है, फॉर्म फिलअप करके सबमिट करेगा। उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन के समय रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में से ऑफिसर रह सकता है, उसमें प्रेजेंट रह सकता है जब वेरिफिकेशन होता है। इस यानी अगर ग्राम सभा एक रिजोल्यूशन पास करता है कि यस इस बंदे को टाइटल देना है, ओके करता है, उसका मतलब यह है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ऑफिसर उसको वेरीफाई करने के बाद ओके हुआ है। तो ऊपर जाके ऑब्जेक्शन करना या रिजेक्ट करना सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि वो तो प्रेजेंट था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर वहां पे प्रेजेंट था, प्रेजेंट रहना चाहिए, वो गाइडलाइंस में भी है। अगर उसका प्रेजेंस में ग्राम सभा ने ओके कर दिया, टाइटल दे दिया है, तो आगे जाके क्यों रिजेक्ट हो रहा है, ये प्रश्न किसी ने जवाब दे नहीं पाया, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है क्यों रिजेक्ट हो गया, कहां पे रिजेक्ट हुआ है, ये सब डिविजनल लेवल में या डिस्ट्रिक्ट लेवल में रिजेक्ट हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने एक ये लाया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स, ये मंथली रिपोर्ट, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स नोडल एजेंसी है, हर स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स को रिपोर्ट भेजना पड़ता है, मंथली रिपोर्ट। तो मंथली रिपोर्ट आते हैं, उसका वेबसाइट में ये रिपोर्ट है, लेटेस्ट नवंबर 30 तारीख नवंबर 2018 का लेटेस्ट रिपोर्ट है। इसमें दिया है आसाम का, मैं देखता हूँ आसाम का, ये जो स्टेट वाइज है, ये स्टेट वाइज है आसाम का। इसमें लिखा है क्लेम रिसीव्ड टोटल 1,55,000 ऐसे कुछ है, क्लेम रिसीव्ड, और डिस्ट्रीब्यूट क्या है सिर्फ 58,800 डिस्ट्रीब्यूट क्या है, 1.5 लाख से 58,000, तो परसेंटेज कितना होगा, ऐसे कुछ होगा 37%। और फॉरेस्ट कितना दिया है इसमें है नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें। और एक है इसी डॉक्यूमेंट में, है ये इसमें लिखा है नंबर ऑफ क्लेम्स रिजेक्टेड, आसाम में लिखा है 0 लिखा है, मतलब कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं हुआ ऑफिशियली, गलत रिपोर्ट दे रहा है, ये 0 लिखा है इसमें। और वो ये लेवल में, जैसे मैंने कहा स्टेट सब डिविजनल लेवल में कितना रिजेक्ट हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में कितना रिजेक्ट हुआ है, इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, NA करके लिखा है, नॉट अवेलेबल NA। इसका मतलब आसाम गवर्नमेंट अच्छा से रिपोर्ट नहीं दे रहा है, तो इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला किया। और ये जो देखा है मैंने, ये इसलिए ये आया है कि फुल रिपोर्ट चाहिए, क्या क्या हुआ है और ये सब, तो इसका मतलब ठीक से नहीं हो रहा है। पहले तो भारत में ऐसा है, एज पर माय
पर्सनल एक्सपीरियंस, लॉ तो अच्छा बनाता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी हो जाता है, क्योंकि एक तो पूरा सिस्टम ही हमारे अगेंस्ट है, दो नंबर 2 रीजन हम खुद अवेयर नहीं है हमारे अधिकार के बारे में। लॉ है लॉ, लेकिन कितने लोगों ने ये लॉ पढ़ा है, और जो पढ़ा है कितने लोगों ने समझा है, मैं खुद समझता नहीं हूँ, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो कुछ समझता हूँ वही आपको बोल रहा हूँ, 100% तो किसी को समझ में नहीं आता है ये क्या है। तो इसलिए तो लोगों जो गांव में रहता है वो क्या समझेंगे, जो इलिटरेट है, एजुकेशन नहीं है या थोड़ा सा एजुकेशन है, उसको क्या समझ में आएगा। तो क्या होता है, फॉर्म फिलअप करना नहीं आता है, और जो ग्राम सभा है उसको खुद का पावर उनको पता नहीं क्या अथॉरिटी है। एक फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ जाके, रेंजर जाके बोल देगा कि रिजेक्ट कर दो, वो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि पावर किसका हाथ में है, ग्राम सभा के हाथ में है या उसका हाथ में है। ग्राम सभा जो कमेटी मेंबर्स है वो तो सोचता है ये बड़ा ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आया है या गुवाहाटी से आया है, या ऑर्डर मिला है इसे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से ऑर्डर मिला है तो रिजेक्ट करना है, कर दिया रिजेक्ट। जैसे प्रमोद जी ने एक वो दिया था, गोपुर का रेंजर है ना, फॉरेस्ट रेंजर ने रिजेक्ट कर दिया, उसका कोई अथॉरिटी नहीं है, कहाँ कोई पे भी लिखा नहीं है कि एक रेंजर क्लेम रिजेक्ट कर सकता है। वो तो एक प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस के अनुसार जाना पड़ेगा। पहले ग्राम सभा में अगर ओके कर दिया तो ये सब डिविजनल लेवल में जाएगा, एक कमेटी होता है, वो अकेला नहीं है, वो उसमें सब डिविजनल ऑफिसर है, एसडीओ, चेयरमैन, और सिविल सोसाइटी का भी होता है, 3 लोग तो होता है उसमें सिविल सोसाइटी से। और 6 शेड्यूल एरिया जो है, जैसे पीटीसी हुआ या कोई भी 6 शेड्यूल एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अथॉरिटी खुद नॉमिनेट कर सकता है 6 मेंबर्स उस कमेटी में, डिस्ट्रिक्ट लेवल या सब डिविजनल लेवल में कर सकता है। तो कर रहा है या नहीं वो भी देखना पड़ेगा, और जो अगर कर रहा है किसका कर रहा है, जिसको कर रहा है वो उसको ये लॉ के बारे में पता है। तो ये सारे चीजें हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है ट्राइबल लोगों को, जो जंगल में रहता है, आईन कानून के बारे में पता नहीं है, जो ऑफिसर्स बोलता है वही करना पड़ता है। तो क्या